नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में करेंगे आपका खैर मकतब। मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। सबसे पहले आपको क्या करें कि हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने का आज आखिरी दिन है। हुकूमत पाकिस्तान गैर कानूनी अफराद को मोहलत देने के बाद बाइज़्ज़त तरीके से अपने वतन वापस भेज रही है। गैर कानूनी तारकीन वतन को ठहराने का मुअस्सर इंतजाम किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पनागुज़ीन कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। इन कैंपों में खाने पीने, अद्वियात, इलाज, मुआलजे समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात मुहैया की गई हैं। 1 नवंबर से गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद की वतन वापसी के लिए जाम इंतजामात। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के वतन वापसी के अमल की निगरानी और सहूलत के लिए वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की वतन वापसी के लिए 49 होल्डिंग एरिया पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन होल्डिंग एरिया पॉइंट्स का मकसद जाने वाले अफराद की जांच पड़ताल करके उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से बॉर्डर पार करवाना है। पंजाब में तमाम 36 अजला में होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 होल्डिंग पॉइंट्स पेशावर, हरीपुर और लंदी कोतल में बनाए गए हैं। सिंध में 2 होल्डिंग पॉइंट्स किमारी और मलीर में बनाए गए हैं। बलोचिस्तान में 3 होल्डिंग पॉइंट्स कोयटा, पशीन और चागी में बनाए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में एक होल्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं। वतन वापसी के लिए 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स बलोचिस्तान से और 4 खैबर पख्तूनख्वा से अफगानिस्तान बॉर्डर से मुहल्लिका इलाकों का इस्तेमाल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से तुरखम, खलाची, गुलाम खान और अंगूर अड्डा क्रॉसिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बलोचिस्तान में चमन, बराबचा, नूर वहाब और बादीनी क्रॉसिंग पॉइंट्स को मुख्तस किया गया है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1700 इमरजेंसी नंबर भी जारी कर दिया है। 1 नवंबर से डिपोटेशन के साथ आइंदा के लिए पाक अफगान बॉर्डर पर 1 डॉक्यूमेंट रिजीम भी नाफिजुल अमल कर दी गई है। हुकूमती अहकामात के पेश नज़र मुल्क के सरहदी इलाकों से अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। तुरखम और चमन के रास्ते रोज़ाना हज़ारों अफगानी वापस अपने मुल्क लौट रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ 11,553 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। इनमें से 3,153 मर्द, 2,823 ख़वातीन जबकि 5,577 बच्चे शामिल हैं। 487 खानदानों पर मुश्तमिल इन अफराद को 512 गाड़ियों में भेजा गया। अब तक मजमूई तौर पर 1,04,481 अफगान पनागुज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। और नाज़रीन, हुकूमती अहकामात के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन को दी जाने वाली मोहलत का आज आखिरी रोज़ है। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान चकजई के मुताबिक कोयटा में 2 मकामात को होल्डिंग सेंटर करार दिया गया है। हाजी कैंप होल्डिंग सेंटर में 300 जबकि और PCSIR सेंटर में 500 अफराद के क़याम का इंतज़ाम किया जा रहा है। इन मराकज़ में तारकीन वतन के बायोमेट्रिक के लिए नादरा सिस्टम नस्ब किया जाएगा। तमाम मुतल्लिका इदारे होल्डिंग सेंटर्स को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हुकूमती अहकामात के पेश नज़र अफगान बाशिंदों की रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी अफराद के लिए कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात फराहम की गई हैं। अफगान बाशिंदों ने हुकूमत के गैर कानूनी अफराद की वतन वापसी के फैसले से खुशी का इज़हार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने इज्जत से पाकिस्तान में रोजगार किया। पाक फौज का रवैया भी उनके साथ बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान का हुकूमत ने यह फैसला किया है जो गैर मुमकिन अफगानी है उसको अपना वतन वापस भेजना है। हम बहुत खुश है पाकिस्तान से। सही है, इज्जत में मजदूरी किया, कारोबार किया। अल्लाह इन लोगों को खुश रखे, अल्लाह इन लोगों को आबाद रखे। बाकी इधर जो फौज है, आर्मी है, वो लोग भी जो है रवैया बहुत सही है, जबरदस्त है। हम लोग को अभी जो है चमन पहुंच गया बॉर्डर पे, अभी जो हम लोग अफगानिस्तान पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। बगैर असनाद चाहिए होता है। अभी वो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, अभी उसका अपना मुल्क जाता है। अपना मुल्क में वीज़ा या पासपोर्ट बना के फिर इंशाल्लाह आ जाएगा। और हम लोग गवर्नमेंट से खुश है कि हम लोगों का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अपना कानून का कार्रवाई जो करता था हम लोग को वापस अपना मुल्क जाना हो। इंशाल्लाह अपना मुल्क बन गया, अभी उधर आरामी है। इंशाल्लाह हम लोग अपना मुल्क जाएगा वगैरह, पासपोर्ट उधर बना के फिर इंशाल्लाह इधर अपना पाकिस्तान आ जाएगा। माशाल्लाह जितना अरसा भी हम लोगों ने पाकिस्तान में गुजारा है, भले गवर्नमेंट हो आवाम है, हमने बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी गुजारी है। अब भी हम खुश है। अब ये एक फैसला है क्या है, गैर कानूनी अफगान माजरीन को निकाल रहे, तो गैर कानूनी बिल्कुल हक है उन लोगों का कि उन लोगों को निकाल ले जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई कागजात नहीं है रहने के। बाकी माशाल्लाह हम पाकिस्तान से बड़े राजी।
पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए पासपोर्ट की अहमियत पर अवाम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान की भलाई और सालमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत और अस्करी क़यादत ने कानून की पासदारी की खातिर सख्त इक़दाम लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट और कानूनी दस्तावेजात के बगैर किसी भी फर्द को पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। देखें, जितने भी माजरीन से वो जो जा रहे हैं अफगानिस्तान, तो मैं हुकूमत के इक़दाम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और माजरीन से गुजारिश ये है कि वो लोग अपना पासपोर्ट बनाएं, पाकिस्तान आ जाएं, तो हमारी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट बने, उन लोगों भी बने, तो जितने भी मुल्क हैं मुल्कों में सबके पासपोर्ट बने होते हैं। मैं समझता हूँ कि पासपोर्ट बहुत अहमियत का मालिक है ना, तो हम ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया वो बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। और बात यह है कि अगर हम कानूनी इदारे से बाहर रहेंगे, कानून के तरीके से नहीं चलेंगे, तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। और यह है कि हमारे लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। जो चीज़ हमारी हुकूमत चलाती है वो निज़ाम बिल्कुल ठीक होता है, बराबर होता है, ठीक है, हमें उसी तरीके से चलना चाहिए। और ये बिल्कुल अच्छा फ़ैसला किया गया है। ये हर मुल्क में, ये हमारे एक मुल्क में नहीं है, ये हमारे मुल्क में जो शुरू किया गया है वो बहुत अच्छा फ़ैसला किया गया। मुहाजिरीन को जिस तरह की ये भी एक सहूलत है, पासपोर्ट के ज़रिए आपकी एक पहचान हो सकती है। पासपोर्ट तो एक लाजमी चीज़ है। अभी मैं लेट सपोज ईरान जाता हूँ तो मुझसे पासपोर्ट ही मांगते हैं। जब उनसे पासपोर्ट मांगा जा रहा है तो ये एक गलत बात नहीं है। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा तुरखम बॉर्डर के रास्ते भी गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पसीर गैर मुल्की अफराद की रज़ाकाराना वापसी का सिलसिला जारी है। जमरूद से लेकर तुरखम बॉर्डर तक रास्ते पर सैकड़ों ट्रक मौजूद हैं। वज़ीर जान लेते हैं तुरखम पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद से। मोहम्मद सज्जाद, आगाह कीजिएगा। हम तुरखम बॉर्डर पर मौजूद है। जमरूद से लेकर तुरखम बॉर्डर तक सैकड़ों ट्रक्स जिसमें गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की जो मौजूद है वो अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि वो काफ़ी खुश है और पाकिस्तान का शुक्रगुजार है कि उन्होंने उनका भरपूर तरीके से मेहमान नवाजी की है। पाकिस्तान के अवाम भी बहुत अच्छी थी और हमारे साथ बहुत अच्छा सलूट किया है। और जो हुकूमत ने जो ये ऐलान किया कि गैर कानूनी को निकाल लेंगे, तो अभी हम खुशी से जा रहे हैं, अपनी खुशी से जा रहे हैं। इन लोगों ने हमें बहुत इज़्ज़त दिया है, हमें मोहब्बत दिया है, हमें कदर किया है। इधर लोग हम सब इन लोगों से बहुत खुश है। अभी हम जा रहे हैं वो खुशी से, अल्हम्दुलिल्लाह, दिली तस्कीन से। हमारे मुल्क में अमन है, इत्तेफाक है, मोहब्बत है। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सब पाकिस्तान का। ये बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत ज़बरदस्त। इसने मुझे मेरे साथ सब अफगान लोगों के साथ सब ने बहुत अच्छा सलूक किया। मैपिंग और स्कैनिंग का अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जितने भी गैर कानूनी गैर मुल्की शहरी है, खा वो अफगानिस्तान के हो या दूसरे ममालिक को हो, उन सबको बाइज़्ज़त तरीके से अपने मुल्क वापस नहीं भिजवाया जाता। जी शुक्रिया नाज़रीन। निगरान वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की सदारत में काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वज़ारत तवानाई की जानिब से माली साल 2023-24 के लिए कुदरती गैस की कीमत फ़रोख्त में तरमीम से मुतल्लिक़ समरी पर गौर किया गया। ICC ने तफसीली बहस के बाद 1 नवंबर 2023 से कुदरती गैस की कीमतों में तरमीम की मंजूरी दे दी। बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, जिसमें ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में 550 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 52,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया है। इस हवाले से मजीद जान लेंगे अपने नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से। ज़मीर, बताइएगा आज क्या ट्रेंड है मार्केट का? जी, आज मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है और तकरीबन 6 साल के बाद मार्केट जो है वो 52,000 की सतह अबूर कर चुका है। इसकी मेन रीज़न यही है कि जो गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की गई थी, उसमें शरह सूद जो है वो 22% पे ही बरकरार रखा गया था। मार्केट में यही स्पेकुलेट किया जा रहा था कि क्योंकि पहले भी हमने देखा कि महंगाई जब बढ़ रही थी तब ये बेस पॉइंट बढ़ रहे थे, लेकिन अब इकोनॉमी जब से बेहतर हो रही है तो बेस पॉइंट उसमें या तो कमी हो रही है या फिर उसको उसी लेवल पर रोका जा रहा है। तो ये 22% जब इन्होंने शरह सूद को रोका है उससे काफ़ी बिजनेस एक्टिविटीज़ में काफ़ी तेज़ी आएगी। इसके अलावा हमने देखा कि जो महंगाई जो पीक लेवल पे थी 29% पे जा चुकी थी इन्फ्लेशन, अब वो नीचे आती जा रही है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि अब जो इकोनॉमिकल सरगर्मियाँ हैं या जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं उसमें तेज़ी देखने में आ रही है। कुछ महीने ऐसे गुजरे हैं माजी के जिसमें महंगाई की वजह से जो मुआशी सरगर्मियाँ थी वो महदूद हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से जैसे जैसे हुकूमत ने डॉलर के ऊपर कंट्रोल किया है, इसके अलावा आप देखिए जो भी मुआशी अशारी हैं उसमें बेहतरी आ रही है, उसके
ساتھ ساتھ ملک میں معاشی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے اسٹاک میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس میں مزید تیزی آئے گی اور کچھ دنوں میں شاید یہ 53,000 کی بھی جو لیول ہے وہ پار کر جائے، کیونکہ بزنس کے لیے بہت کنڈیوسو جو ہے انوائرمنٹ دیا گیا ہے، خاص کر کے گیس کی قیمتوں میں جہاں اضافہ ہوا وہیں حکومت نے بہت اچھا ایک پلان کر کے جو ایکسپورٹس انڈسٹری ہے اس میں گیس کے جو نرخ ہیں وہ کم رکھے ہیں، تو یہ اس سے بھی کافی جو بہتری آئے گی خاص کر کے ایکسپورٹ کے جو شعبے میں، تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ آگے بھی اسی طریقے سے ہی تیزی رہے گی حکومتی اقدامات کی وجہ سے۔ جی کی وجہ سے ملک کی ترقی جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ بہت شکریہ ضمیر عباس۔ ناظرین، اکرام وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے لاہور میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں صوبہ پنجاب کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ نگراں وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی صدارت میں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جبکہ یہاں پر کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے۔ بات کرتے ہیں بھارتی ریاست اتر پردیش کی۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی ریاست اتر پردیش میں مسلمانوں سے نفرت میں یہ ریاست سب سے آگے ہے، اور ڈوڈو سروے کے مطابق 2015 سے اب تک مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں اتر پردیش 418 واقعات کے ساتھ سر فہرست ہے، جو لو جہاد، حلال جہاد، گھر واپسی، بیٹی بچاؤ بہو لاؤ، حجاب بندی اور گاؤ رکشا جیسی مہمات کا گڑھ ہے۔ ریاست اتر پردیش 2022 میں اقلیتوں کے خلاف 13,000 جرائم کے ساتھ سر فہرست رہی۔ 2016 کی بھارتی وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق ریاست میں قیدیوں میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ 18,000 سے زائد مسلمان زیر التوا مقدمات میں اتر پردیش کی جیلوں میں قید ہیں۔ مودی سرکار نے 2016 سے اتر پردیش کے 21,000 مدرسہ اساتذہ کی تنخواہیں بھی بند کر رکھی ہیں۔ 2015 میں محمد اخلاق کو گائے ذبح کرنے کے شک پر ہندو مجمع نے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ پولیس نے بھائی پر ہی مقدمہ کر دیا۔ 2017 میں انہی 15 قاتلوں کو یوگی سرکار نے سرکاری نوکریوں سے نواز دیا۔ 5 مارچ 2019 کو میرٹھ میں زمین پر قبضہ کرنے کے لیے بی جے پی رہنما نے مسلمانوں کی 200 سے زائد جھونپڑیوں کو جلا ڈالا۔ اپریل میں انتہا پسند ہندو رہنما یاتی نرسنگھ آنند نے پیروکاروں کو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی ترغیب بھی دی اور کہا کہ کعبہ مکیشور مندر اور زمزم گنگا ہے، کعبہ پر قبضہ کیے بغیر مسلمانوں کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ رواں سال اپریل میں مسلمان سیاستدان عتیق احمد کو بھائی سمیت انتہا پسند ہندوؤں نے پولیس کی حراست کے دوران لائیو کیمرے کے سامنے گولیوں سے بھون ڈالا۔ رواں ماہ مظفر نگر کے اسکول کی ہندو ٹیچر نے بچے کو سبق یاد نہ کرنے پر باقی بچوں سے تھپڑ لگوائے۔ 2020 میں دلت خاتون کے ساتھ اتر پردیش میں زیادتی اور قتل کا واقعہ پیش آیا، جن کے مجرموں کو اس سال عدالت نے باعزت طور پر بری کر دیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی وجہ سے انتہائی بدنام ہیں۔ انہوں نے 2015 میں شاہ رخ خان کو دہشت گرد کہہ ڈالا تھا۔ 2018 میں علی گڑھ یونیورسٹی سے محمد علی جناح کی تصویر ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا، جبکہ 2019 میں مسلمانوں کو وائرس قرار دیا۔ اتر پردیش حکومت 2014 سے اب تک 150 سے زائد شہروں، تاریخی مقامات اور جگہوں کے نام ہندو طرز پر تبدیل کر چکی ہے۔ راجہ مندری کو راجہ مہندر اورم، الہ آباد کو پریاراج، مغل سرائے کو ڈنڈیال اپاڈیا، فیض آباد کو ایودھیا اور ہوشنگ آباد کا نام نرمندہ پورم کیا جا چکا ہے۔ انتہا پسند ہندوؤں کا آگرہ کا نام اگروان، لکھنؤ کا نام لکشمن پور، مظفر نگر کا نام لکشمی نگر اور بہرائچ کا نام سلدیو نگر رکھنے کا بھی مطالبہ ہے۔ اتر پردیش حکومت کا علی گڑھ اور شاہ جہان پور کا نام بھی ہندو طرز پر تبدیل کرنے پر غور جاری ہے۔ نہت مظلوم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جنگی جرائم جاری ہیں۔ غزہ میں رات بھر اسرائیلی حملے جاری رہے۔ صہیونی افواج نے ایک بار پھر القدس ہاسپٹل کے اطراف میں شدید بمباری کی ہے۔ امدادی کارکنان کا کہنا ہے کہ ہاسپٹل اور اطراف کی صورتحال انتہائی نازک ہے۔ ہاسپٹل میں 12 سے 14,000 پناہ گزینوں نے پناہ لے رکھی ہے، جبکہ سینکڑوں مریض تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں۔ رفح شہر میں 2 مکانات پر حملوں میں مزید 26 افراد شہید ہو گئے۔ خان یونس سمیت دیگر علاقوں پر بھی بمباری میں درجنوں افراد کے شہید اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری صہیونی دہشت گردی میں شہداء کی مجموعی تعداد 8,306 ہو گئی ہے، جن میں 3,457 بچے، 2,136 خواتین اور 480 بزرگ شامل ہیں۔ غزہ میں جاری بربریت میں 21,000 سے زائد افراد اب تک زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں صہیونی فورسز اور حماس کے جنگجوؤں کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔
القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے غزہ میں ٹینک شکن میزائلوں کی مدد سے اسرائیلی فورسز کو نشانہ بنایا ہے۔ حماس نے 3 خواتین یرغمالیوں کی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں خواتین نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل نے بھی ایک خاتون یرغمالی فوجی کو آزاد کرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ غزہ میں انسانی بحران بھی دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ لاکھوں بے گھر فلسطینیوں کو بھوک اور پیاس کا سامنا ہے۔ ہاسپٹل کی صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں حماس کے سینئر رہنما صالح العروری کے گھر کو دھماکے سے اڑا دیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ مغربی کنارے میں اب تک 122 افراد کو شہید اور 2000 سے زائد کو زخمی کیا جا چکا ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی افواج نے لبنانی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے غزہ میں جنگ بندی کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وقت جنگ کا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی ناقابل قبول، صہیونی فورسز کے حملے فوری بند کیے جائیں، نہتے فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف دنیا سراپا احتجاج ہے۔ مختلف ملکوں میں مظاہروں میں شدت آ گئی ہے۔ پاکستان، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ، لبنان اور اسپین سمیت دوسرے ملکوں میں لاکھوں افراد نے فلسطین کے حق میں احتجاج کیا۔ دنیا بھر میں ہونے والے مظاہروں میں شرکاء نے اسرائیلی سفاکیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے غزہ پر بمباری فوری طور پر بند کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شرکاء نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم تھام کر فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا۔ انہوں نے بینرز اور پلے کارڈز کے ذریعے اسرائیلی مظالم کو اجاگر کیا۔ سعودی اور لگزمبرگ کے وزرائے خارجہ نے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے لگزمبرگ کے وزیر برائے خارجہ اور یورپی امور سے ٹیلیفونک گفتگو کی۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے لگزمبرگ کی جانب سے اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قرارداد کی حمایت کو سراہا۔ دونوں وزراء نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ فوری جنگ بندی کرانے اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ کچھ مزید قومی خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین کے انخلا کی مہلت کا آج آخری دن ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں اہم اجلاس ہوا۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کے انخلا کے پلان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں۔ انخلا کے حکومتی فیصلے پر منوعن عمل کروائیں گے۔ 3 نومبر سے پنجاب بھر میں مرحلہ وار غیر قانونی مقیم تارکین وطن کی انخلا کا آغاز ہوگا۔ غیر ملکیوں کو مخصوص مقامات سے پنجاب کی حدود سے باہر منتقل کیا جائے گا اور ہولڈنگ پوائنٹس پر رکھا جائے گا۔ منتقلی کے لیے ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس، کھانے پینے سمیت دیگر انتظامات متعلقہ ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی شہریوں کے پنجاب سے انخلا کے دوران سیکورٹی ہائی الرٹ رکھی جائے گی۔ دہشت گردی سے جدید علم کے حصول تک کا سفر۔ پاک فوج کی جانب سے تیرا ایجوکیشن کمپلیکس میں 3 سائنس لیبارٹریز کا افتتاح کر دیا گیا۔ وہ علاقہ جو کبھی دہشت گردی کی نظر ہو گیا تھا، وہاں آج جدید علوم کا راج ہے۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کے باہمی اشتراک سے تیرا ایجوکیشن کمپلیکس میں طلبہ کے تعلیمی قابلیت کو تقویت دینے کے لیے 3 جدید سائنس لیبارٹریز کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ 2019 میں قائم کیے گئے تیرا ایجوکیشن کمپلیکس میں طلبہ کے لیے جدید تعلیمی وسائل کی کمی تھی۔ اس اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ نے جدید ترین لیبارٹریز کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا، جن میں سے ہر ایک تمام مطلوبہ سہولیات سے آراستہ ہے تاکہ طلبہ کو سیکھنے اور تجربہ کرنے میں آسانی ہو۔ طلبہ نے نئی سہولیات کی فراہمی پر اظہار تشکر کیا۔ تربت میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 4 مزدور اور 1 پولیس آفیسر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق شہر کے ناصر آباد میں واقع صبح 4 بجے کے قریب پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ ایک زخمی مزدور کو ٹیچنگ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ تربت میں اکتوبر کی 14 تاریخ کو بھی پنجاب سے مزدوری کے لیے آنے والے 6 افراد کو ٹارگٹ کر کے قتل اور 2 کو زخمی کر دیا گیا تھا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے مزدوروں اور پولیس اہلکار کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے لواحقین سے اظہار ہمدردی کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں امن اور خوشحالی کو سبوتاژ نہیں کر سکتی۔ دہشت گردی کا پہلے بھی مقابلہ کیا، اب بھی پوری قوت سے اس کا قلعہ کریں گے۔ اسی تناظر میں نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان خان ڈومکی نے تربت میں مزدوروں اور پولیس اہلکار کی شہادت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ انہوں نے واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ نگراں وزیر داخلہ بلوچستان میر محمد زبیر جمالی نے مزدوروں اور ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ واقعے کی تمام زاویوں سے تحقیقات کی جائیں گی۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مزدوری کی غرض سے آنے والے افراد کو نشانہ بنانے پر انتہائی افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔
और अब आप जान सकेंगे खबरें खेल के मैदान से। कुछ देकर खबरें। निगरान वफाकी काबीना में वज़रा और मुशीरों की तैनाती और तकर्री से मुतालिक केस की समाअत पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुल्क भर में सुप्रीम कोर्ट बार के 3756 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद तफसील जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे एजाज हुसैन। एजाज हुसैन, तफसीलात से आगाह करें। जी, ऐसे है कि ये पोलिंग का सिलसिला जारी है और 3775 टोटल वोट हैं। सबसे ज्यादा जो वोटों की तादाद है वो लाहौर में है। जो वोटर्स हैं उनकी आसानी के लिए बड़े सूबे जैसे कि सिंध है, वहाँ पर हैदराबाद भी साथ रखा गया है। इसी तरह पंजाब में मुल्तान है, साथ अगर केपीके का देखा जाए तो वहाँ पर भी एबटाबाद को साथ रखा गया है। ये टोटल 12 पोलिंग स्टेशन हैं जिन पर जो है वो इस वक्त पोलिंग जारी है और ये शाम 5 बजे तक रहेगी पोलिंग। उसके बाद आज ही इंतखाबात के जो नताइज उनका जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो है नैब कानून में तरमीम के खिलाफ जो वफाकी हुकूमत की अपील आई है, इंटर कोर्ट अपील, और ये अपनी नोयत का इसलिए पहला मुकदमा है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून नया आया था और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया था, जिसकी तौसीक कर दी थी, वो जो है उसके तहत इसकी अपील आई है। और अपील में आज जो है वो अटॉर्नी जनरल पेश हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो इस अपील में फेडरल गवर्नमेंट के वकील हैं और अदरवाइज भी जो वकील हैं वो मुल्क से बाहर हैं, मखदूम अली खान, उनके 3 नवंबर तक जो है वो छुट्टी है और अदालत ने ही उन्हें जो है वो उनकी ये छुट्टी मंजूर की हुई है। ताहम इस दौरान उनके जो मुआवन वकील हैं साद हाशमी, वो अदालत में पेश हुए हैं और उनका ये कहना है कि ये जो उनका मुकदमा है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आता है और जब ये कानून बना हुआ था उस वक्त जब इस मुकदमे की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, उस वक्त इस कानून को मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया था। और अपने दलाल के दौरान भी जब ये इस केस के दलाइल हो रहे थे तो उन्होंने इस कानून का हवाला दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस के बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा है कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये जो मामला है उस वक्त जो कमेटी, जजिस कमेटी 3 रुकनी बनाई जानी थी, उसने बेंच की तश्कील का फैसला करना था, तो उस सूरत में ये मुकदमा जो है ये ज़ेर इल्तवा तसव्वुर किया जाएगा। एजाज हुसैन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए लाहौर में भी पोलिंग हो रही है। लाहौर में वोटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां वकला हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। एसोसिएशन के 5 ओहदों के लिए 20 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला जारी है। सदर के ओहदे के लिए मियां अब्दुल कुद्दूस और शहजाद शौकत के दरमियान 1-to-1 मुकाबला होगा। दोनों सदारती उम्मीदवारों का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर से सुप्रीम कोर्ट बार में रजिस्टर्ड वकला की कुल तादाद 1348 है। सबसे ज्यादा वोटर्स का ताल्लुक लाहौर से होने के बायस हर साल की तरह यहाँ के नताइज का पूरे इलेक्शन पर असरअंदाज होने का भी इम्कान है। उधर मुल्तान में भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। मुल्तान में सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में 243 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत के लिए मुकाबला मियां अब्दुल कुद्दूस और शहजाद शौकत मध्य मुकाबिल हैं, जबकि सेक्रेटरी जनरल की नशिस्त पर अली इमरान सैयद और सलमान मंसूर के दरमियान मुकाबला है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए मुल्तान में एक पोलिंग स्टेशन में 4 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जहां सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के सिलसिले में कोयटा में भी पोलिंग का अमल हाई कोर्ट बिल्डिंग में जारी है। कोयटा में बलोचिस्तान से रजिस्टर्ड 271 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। दोनों पैनल प्रोफेशनल लॉयर्स हामिद खान ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। बलोचिस्तान से नायब सदर और एग्जीक्यूटिव मेंबरान मुंतखब किए जाएंगे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में पेश होने वाले गवाहान के बयानात मुकम्मल कलमबंद न हो सके। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत अडयाला जेल रावलपिंडी में की। एफआईए के 5 गवाहान एफआईए की टीम के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुए। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम, एफआईए प्रोसिक्यूटर्स शाखावर और जुल्फिकार अब्बास नकवी भी अदालत में पेश हुए। खुसूसी अदालत ने साइफर केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
अमरीकी रियासत टेक्सास में पाकिस्तानी निजात खातून डॉक्टर तलत जहां खान को कत्ल कर दिया गया। वाक़े के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने वाक़े की मजम्मत की और सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। मसूद खान ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी तहकीकात और जल्द इंसाफ की उम्मीद करते हैं। हमें बिला इम्तियाज तमाम शहरियों के हुकूक और इख्तियारात की पासदारी को बराबरी की बुनियाद पर यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान का आइन तमाम मजहबी अक़लियतों समेत तमाम शहरियों को मसावी हुकूक, मजहबी आज़ादी और इज़हार राय का हक देने का ज़ामिन है। इन ख्यालात का इजहार गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने कोयटा में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब में किया। गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि मौजूदा दौर में जो चैलेंजेस दरपेश हैं, इसके लिए हमें मुल्क और सूबे को अमन व आशती का गहवारा बनाने के लिए भाईचारे, इख्तलाफ राय का एहतराम, मजहबी रवादारी और हम आहंगी को फ़रोग़ देना होगा। डेंगू के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के मजीद 43 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मरीजों की मजमूई तादाद 3885 हो गई है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर में 35 मुस्बत लार्वा मिलने पर 142 मकामात पर डेंगू स्प्रे किया गया। उन्होंने कहा कि शहरी डेंगू मच्छर और लार्वा के हवाले से इत्तला दें, फौरी कार्रवाई की जाएगी। टीमें फील्ड में मौजूद हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि शहरियों की मदद के बगैर इंसदाद डेंगू मुहिम 100% मुकम्मल नहीं हो पाएगी। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि सूबे के तमाम हस्पतालों में मरीजों को बेहतरीन इलाज, तशखीस के साथ साथ मुफ्त अद्वियात की फराहमी में गफलत कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शेखपुरा के दौरे के मौके पर मरीजों, उनके वर्सा, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि शहरियों को सेहत की बेहतरीन, बर वक्त और मुफ्त सहूलियात की फराहमी निगरान सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और ये पंजाब की आवाम का हक भी है। इसमें गफलत के जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जारी इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में तेजी आ गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 224 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 222 के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्तें दायर कर दी गई हैं, जबकि 21 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक के ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों को 4 करोड़ 35 लाख से ज्यादा यूनिट्स चार्ज किए गए, जिनकी रकम 1 अरब 88 करोड़ 48 लाख 35,718 रुपए है। लेस्को सर्कल ननकाना साहिब में बिजली चोरों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान अब तक 919 बिजली चोर पकड़े गए हैं, जिनके कनेक्शंस काट दिए गए हैं, जबकि बिजली चोरी में मुलविस 661 अफराद को मौके से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान लेस्को सर्कल ननकाना साहिब के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान वापदा नदहिंदगान से 3 करोड़ 57 लाख 64,663 रुपए के बकायाजात भी वसूल किए जा चुके हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि स्कर्दू में महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्कल वुमेन एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से ख़वातीन को डिजिटल खानदगी और तख्लीकी सलाहियतों के जरिए रोज़गार के हुसूल के मौक़े फराहम करने के हवाले से तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नैनो इन्फ्लुएंसर ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए उन्वान मुनक़िदा वर्कशॉप से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुरैया ज़मान ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन को घर बैठे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए रोज़गार के हुसूल के मौक़े फराहम करना है। उन्होंने इस बात का भी इयादा किया कि वो गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगी। तकरीब के दौरान महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गिलगित बल्तिस्तान और सर्कल विमेन एसोसिएशन के माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी किए गए। बहावल नगर में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही मछली की मांग में इजाफा हो गया है। अपने नुमाइंदे राना फैसल रहमान से मालूम करेंगे मार्केट में कितने अक़साम की मछली मौजूद है इस वक्त और शहरी ज्यादा कौन सी मछली खरीद रहे हैं। जी आगाह कीजिएगा फैसल। हाँ जी बिल्कुल, मौसम तब्दील होते ही सर्दियों की सौगात मछली लोग जो है काफ़ी खरीद रहे हैं। एक दरियाई मछली है, दूसरे जो फार्मिंग मछली है वो भी यहाँ पर मौजूद है और तकरीबन 5 से 6 अक़साम की मछली यहाँ पर मौजूद है। मैं रोहू लेने आया हूँ क्योंकि ये तो लज़्ज़त के हिसाब से भी बेहतरीन है और अच्छी पकाई भी इसकी अच्छी होती है और रेट भी काफ़ी मुनासिब चल रहा है। जैसे मौसम चेंज हो है तो घर वालों की फरमाइश आई है कि मछली लेकर आएँ। इधर मछली लेने आए तो 4-5 अक़साम की मछली पड़ी है, लेकिन दरियाई मछली खाने का अपना ही मज़ा है। लोगों का ये कहना था कि मछली जो है वो घर वालों ने फरमाइश की है कि लेकर आए और अब लेकर जा रहे हैं, घर वालों के साथ एंजॉय करेंगे। सर्दियों की सौगात मछली खाने से सर्दी का मजा दोबाला हो जाता है। राना फैसल रहमान, पीटीवी न्यूज़, बहावल नगर।
کھیلوں کی مزید خبروں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور سپورٹس بلیٹن میں بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ویسٹ انڈیز ویمنز اے، پاکستان ویمنز اے اور تھائی لینڈ ایمرجنگ ویمنز کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں اسرانہ دیا گیا۔ اسرانے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشلز نے بھی شرکت کی۔ تینوں ٹیموں کے درمیان 3 نومبر سے سیف افریقی T20 سیریز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلی جائے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انضمام الحق پر مفادات کے ٹکراؤ کا الزام ہے۔ PCB نے تحقیقات کے لیے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی اپنی رپورٹ اور سفارشات PCB انتظامیہ کو جلد پیش کرے گی۔ اپنے بیان میں انضمام الحق نے کہا کہ اگر کمیٹی انہیں قصوروار نہیں ٹھہراتی تو وہ چیف سلیکٹر کے عہدے پر اپنی ذمہ داریاں دوبارہ شروع کریں گے۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیشی ویمنز ٹیم کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے ٹریننگ کا آغاز کر دیا۔ قومی خواتین ٹیم ڈھاکہ کے شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں کوچز کی نگرانی میں پریکٹس سیشن میں حصہ لے رہی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش ویمنز کرکٹ ٹیمیں 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کھیلیں گی۔ سیریز کا پہلا میچ 4 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل چٹوگرام میں پاکستان اور بنگلہ دیش ویمنز کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 T20 انٹرنیشنل میچوں کی سیریز میزبان ٹیم نے 2-1 سے جیتی۔ چین میں ایشین پیرا گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے کے بعد ایتھلیٹ حیدر علی گجرانوالہ پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ شہریوں کی جانب سے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے اور پھول نچھاور کیے گئے۔ حیدر علی نے ایشین پیرا گیمز کے ڈسکس تھرو میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ کی عوام نے پہلوانوں کی طرح استقبال کیا، جس پر خوشی ہے۔ اگر بہتر سہولیات مہیا کی جائیں تو مستقبل میں مزید تمغے جیت کر ملک کا نام روشن کر سکتا ہوں۔ مایہ ناز فٹ بالر ارجنٹینا کے لیونل میسی کا ایک اور اعزاز، سال کے بہترین فٹ بالر کا ایوارڈ بیلن ڈیور ریکارڈ 8ویں مرتبہ اپنے نام کر لیا۔ پیرس میں منعقدہ تقریب میں میسی کو سال 2023 کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ میسی نے مقابلے پر موجود ناروے کے ارلنگ ہالینڈ کو مات دی۔ 36 سالہ لیونل میسی نے گزشتہ سال ورلڈ کپ میں ارجنٹائن کو 36 سال بعد تیسری بار ورلڈ کپ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہا۔ موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ پہنچا اپنے اختتام کو۔ ہمیں دیجیے اجازت، مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔